वेलकम करता हूँ आप सबको। जैसा कि पता है, ये एक पेपर की अटेम्प्ट के ऊपर हमारी एक छोटी सी वर्कशॉप है। तो इसमें होपफुली मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा अपने लेक्चर के दौरान। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो खुद को अनम्यूट नहीं करेगा, बल्कि मुझे चैट में वो मैसेज कर दें। मैसेज टू एवरीवन करें ताकि अगर किसी और का भी सवाल हो तो वो भी देख लें। In order to avoid repetition, I'm asking you to ask the questions to everyone in chat box. सारे आपके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह ताला एड्रेस किया जाएगा। तो अब मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सबको सबसे पहले मैं मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। ये एक अच्छी एक्सरसाइज है उनके लिए जिन्होंने बाद में CSS 2024 में भी अपीयर होना है। इट इज़ गुड to go through the process of examination before commencement of major exam. ये हमारा आज की जो वर्कशॉप है उसका टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द सब्जेक्ट environmental science. I am Umar Sultan from 49th Common. I am here just to share my experience with you in order to help you guys to score maximum marks in this particular subject. आप सबने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है और इसका इम्तिहान देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। इस सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी को उस शक्ल में लेकर आना है जिसकी मदद से आप अपने इम्तिहान में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आपके जो अक्सर मार्केट में या दूसरे जो टीचर्स हैं वो एक बात करते हैं कि आपने कोई भी सब्जेक्ट सिवाय इंग्लिश में इंग्लिश पे फोकस करें, बाकी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश को कोई इतना नहीं देखता। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का डायनामा है। आज के लेक्चर में जिन चीज़ों को मैं कवर करने जा रहा हूँ उनमें से ये उसकी आउटलाइन है। इंग्लिश है, यूज ऑफ जार्गन्स है। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एस्पायरेंट्स के ज़हन में हमेशा से रहते हैं, और जब तक आप पेपर करने या पेपर आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं कि हम करें या ना करें। तो मैंने आज उन्हीं एरियाज को हाईलाइट किया है और आप लोगों के सामने रखा है ताकि किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। आपके जहन में सिर्फ एक टारगेट रहे कि आपने स्कोर अच्छा करना है। ये टारगेट बिल्कुल ना हो कि पता नहीं ये करेंगे तो ठीक है या नहीं है, हम इस तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या ये उतना बेनिफिशियल है या नहीं है। इस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकालना है। नॉलेज आप सबके पास है, सिर्फ आपकी कंफ्यूजन दूर करनी है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एक बहुत बड़ा मैटर है जिसके ऊपर हम अक्सर अक्सर गलती कर जाते हैं। लेंथ ऑफ आंसर, ये हमेशा से ही आपका एक डिबेट का टॉपिक रहा है कि आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। कोई कहता है साइंटिफिक सब्जेक्ट है इसमें टू द पॉइंट लिखें, लेकिन जब टू द पॉइंट लिखें तब नंबर नहीं मिलते, ज्यादा लिख दें तो भी नहीं मिलते। तो कोई बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए आपके पास। फिर आपकी स्ट्रक्चरिंग है, हमारे आंसर्स हमारा नॉलेज तो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन किस वे में रिफ्लेक्ट करना है ये हमें नहीं पता होता। यूज ऑफ डायग्राम्स, साइटेशन ऑफ डाटा, केस स्टडीज एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को एंड पे मैंने इसलिए रखा है बिकॉज आप सब जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की टू सक्सेस है। तो उस पर सबसे कम बात होगी, जिन चीज़ों पे ज्यादा बात होनी है मैंने इन्हें प्रायोरिटीज में रखा है। तो जब हम स्ट्रक्चरिंग का टॉपिक या स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर को डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आप देखिएगा प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। वो हम डिटेल में उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है इंग्लिश। याद रखिएगा ये पेपर में जो आपका मीडियम यूज करने जा रहे हैं वो इंग्लिश है। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे, कहते भी होंगे कि इस पेपर में आपने
इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं करना, आपका नॉलेज जो सा है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपकी अंग्रेजी अप टू द मार्क नहीं होगी तो एग्जामिनर कभी भी आपका पेपर इंटरेस्ट लेके चेक करेगा ही, बिकॉज ये उसके माइंड को सिग्नल चला जाएगा, उसके दिमाग को सिग्नल चला जाएगा कि इस कैंडिडेट का ऐसे का पेपर ही क्लियर नहीं होना, देन व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम, मैं इसका पेपर चेक कर रहा हूँ। तो अपनी इंग्लिश पे खास फोकस करें, इसको सिंपल रखें, किसी किस्म की मुश्किल वोकैबलरी यूज करने की जरूरत नहीं, कोई फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करने, आपने सिंपल अपनी इंग्लिश को रखना है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर, उसकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। ये चीज कन्विंस करती है एग्जामिनर को कि वो पेपर को अच्छे तरीके से चेक करे, बिकॉज उसे ये सिग्नल नहीं जाना चाहिए कि इसका तो ऐसे पास नहीं होना, मैं क्यों इस पे एफर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक पेपर में फेल मतलब सारा सीएसएस फेल। लिहाजा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, फैंसी वर्ड्स नहीं होने चाहिए, फ्रेजेस नहीं यूज करनी, प्रॉपर सेंटेंस लिखना। फिर इस सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है जी हर सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, जो हमारे सिलेबस में एनवायरमेंटल साइंस है वो ना तो कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, ना वो नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है, ये इन बिटवीन है। तो जब एक सब्जेक्ट इन बिटवीन है तो उसके लिए आपको लैंग्वेज भी न्यूट्रल यूज करना पड़ेगी। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप जार्गन यूज ही ना करें, नहीं जरूर करें, लेकिन बैलेंस में रहते हुए करें। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जो गैसेस हैं, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो हम कहें कि जी दीज गैसेस वर कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स, नहीं, आप एमिशंस का वर्ड यूज करें, लेकिन बायोकेमिकल गैस, बायोकेमिकल और जस्ट लाइक अदर साइंटिफिक वर्ड्स वो आपके एग्जामिनर को अटेंशन को कैच नहीं करेंगे, ये उसको सिग्नल देंगे कि ये अपनी डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज को जार्गन से कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो जहां तक जरूरी है उतनी करें, ज्यादा आपने जार्गन में नहीं पढ़ना। इसके बरक्स अगर कोई और सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस हो या सोशियोलॉजी हो, उसमें आप जार्गन यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है वो प्योरली सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। या अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स जिन्होंने ऑप्ट की हुई है वो उसमें जाके उसका जार्गन यूज कर सकते हैं, कैटालिटिक चैम्बर या इस तरह की टर्म्स। तो यूरो टू टेक्नोलॉजी वो डिस्कस करें, उनका करना बनता है, लेकिन हमारा नहीं बनता। हमने बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ जाना है, यही वजह है कि ये सब्जेक्ट साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले दोनों किस्म के कैंडिडेट्स के लिए इक्वली एक्सेप्टेबल। तीसरी चीज जो हमारे पेपर में हमें आती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। हम क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट करें, ये वो चीज है जो कि डिफाइन कर देती है कि आप कितने स्कोर की ब्रैकेट में गिरेंगे। अगर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ही पुअर है ना, तो अल्टीमेटली उसके मार्क्स भी पुअर ही मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्लोज क्वेश्चंस, शायद मैंने ये टर्म थोड़ी गलत लिख दी हो, लेकिन डिफाइन मैं आपको कर देता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एग्जामिनर ने आपसे स्ट्रेटली मांगा होता है ये क्या है, ये क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, रेमेडियल मेजर्स क्या है। के तौर पे उसने आपको एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया और वो आपसे कहता है एयर पोल्यूशन क्या है, इसके इफेक्ट क्या है और हाउ टू काउंटर इट। ये उसने 10 नंबर का या सॉरी 20 मार्क्स का उसने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। अब आपको पता है कि आपने इन 20 मार्क्स को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है और आंसर लिखना है। इसके बरक्स अगर वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दे देता है बड़ी कैटेगरी में,
यही अगर वो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन दे दे और कहे राइट द नोट ऑन एयर पोल्यूशन, आप क्या करें? हमें नहीं पता कि एग्जामिनर के जहन में कितनी वेटेज एयर पोल्यूशन को होगी, कितनी उसके सॉल्यूशंस भी होगी या फैक्ट्स भी होगी, हमें तो नहीं पता। हम गेज भी नहीं कर सकते। पहले सिनारियो में हम गेज कर सकते हैं। 20 नंबर का सवाल है, तीन चीजें पूछी हैं। चलो, छह शायद ये छह छह या 7 नंबर का, चलो जी एक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गेज करना मुश्किल है। तो इसीलिए जब कभी आपको सिलेक्शन करनी है, और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि पेपर के अंदर सिलेक्शन हमें ये करनी पड़े कि ये करें या ये करें। ऐसी सिलेक्शन ना करनी पड़े यार पता नहीं कौन सा करें। नहीं, पॉजिटिव सिलेक्शन करनी पड़े। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को हत्तुल मकदूर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने उसे अवॉइड कर। जिनमें डिफाइंड है कि एग्जामिनर क्या चीज मांग रहा है, उन क्वेश्चंस पे जरूर जाएं, उन पे वर्क भी करें, उनको लिखें भी, एलैबोरेट करें, अकॉर्डिंग टू एलोकेटेड मार्क्स। और कितनी चीजें पूछी हैं तो उन मार्क्स को हमने डिवाइड करना है। ये कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ पेपर में पहले बैठे और कैलकुलेट करें कि इतने मार्क्स इसके इतने इसके, नहीं, ये देख के ही प्राइमा फिशा है, जो आपके पास चीज आती है उसी से आपको पता लग जाता है, हाँ जी इसमें इतनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, मैंने अपना माइंड अप्लाई करना और आंसर करना। फिर एक और चीज जो हमारे टाइम में भी बड़ी मौजूद बहस थी, और शायद ये हमेशा से ही थी, वो है लेंथ ऑफ आंसर। आंसर की लेंथ कितनी है? देखें, इस सब्जेक्ट में लेंथ मैटर करती है, लेकिन इतना मैटर नहीं करती कि आप 8 8 सफे ले लें। इसके क्वेश्चंस बड़े डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट के। सोशल साइंस के सब्जेक्ट की तरह नहीं है। मैं मिसाल दूं, प्लेटो की फिलोसफी पे वो क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो वो पॉलिटिकल फिलोसफी पे, तो वो इतना वेल डिफाइंड क्वेश्चन नहीं है। उस पे आप पेपर की लेंथ बढ़ा सकते हैं। इसमें वो आपसे डिफाइंड क्वेश्चन एक चीज पूछ रहा है, उससे रिलेटेड इफेक्ट्स पूछेगा, या उसके प्रीडिसेसर पूछेगा कि इस प्रोटोकॉल से पहले क्या था, ये कब कितनी हद तक ये कामयाब रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन है। इसमें लेंथ इतना मैटर नहीं करती, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो आपके 5 से 6 पेजेस के दरमियान होना चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो उसने खुद पूछे हैं और आपको लगता है कि आप पेपर में जब वो करने लगेंगे तो एक आंसर एक पॉइंट, मतलब अगर उसने वे टू काउंटर समथिंग लिखा हुआ है तो उसके तो मेरे पास 20 पॉइंट्स हैं, मैं 20 पॉइंट लिखने गया, मेरा तो सारा टाइम इधर लग जाएगा। तो उसमें कुछ आंसर्स को आप बुलेट फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट्स को सॉरी, कुछ को आप प्रॉपर डिफाइन करेंगे, तो बेहतर है कि हम ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें हमें पता लगे कि हम कितना आंसर्स को पॉइंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसकी लेंथ 7 पेजेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि एफपीएससी का अगर किसी ने पहले कोई डिस्क्रिप्टिव वन पेपर के थ्रू एग्जाम होता है, या किसी ने सीएसएस नहीं दिया हुआ, तो आपके पास जो शीट आती है वो उर्दू की तरह की उसकी लाइंस होती है, यानी ब्रॉड लाइंस शीट होती है, और एक पेज पे 22 लाइंस होती हैं। अगर आप 22 लाइंस और 22 लाइंस वाली शीट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना आंसर जो सा है आप लिख सकते हैं।
अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाएं। 7 पेजेस फॉर अ क्लोज क्वेश्चन जिसमें उसने चीजें डिफाइन करके पूछी हुई हैं। ओपन एंडेड के लिए 5 से 6, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप एग्जामिनर के माइंड को जज नहीं कर सकते उसने किसको कितनी वेटेज दी हुई है। क्योंकि हर पार्ट को अगर आप इक्वल वेटेज देने लगे तो हो गया आपका पेपर। लिहाजा पेपर में जो आपने अटेम्प्ट करते हुए जो आंसर आप लिख रहे हैं, उसमें ये देखिएगा कि आप अपना कंटेंट जो उसने क्वेश्चन पूछा होगा आपका कंटेंट उसके मुताबिक है या नहीं। अगर थोड़ा है तो उसको थोड़ा सा लेंथी कर लें, अगर ज्यादा हो रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लें। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे आंसर्स में क्या होता है, हैव नॉलेज आया होता है। हम कहते हैं ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन एक तरतीब में चलें। मिसाल के तौर पे आपसे वो पूछ ले ग्लोबल वार्मिंग, हॉट फेवरेट टॉपिक एनवायरमेंटल साइंस का, उसने आपसे ग्लोबल वार्मिंग पूछ ली और उसने उसकी कॉजेज पूछी, तो आपने अपने क्वेश्चन का जब आंसर देना है तो आपको उसमें क्लासिफाई करना पड़ता है कि एक नेचुरल कॉजेज हैं, एक हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। तो जब आप नेचुरल को लिख रहे हैं पॉइंट वाइज तो उसमें एंथ्रोपोजेनिक ना घुसे, और जब एंथ्रोपोजेनिक लिख रहे हैं उसमें नेचुरल कॉजेज ना आ जाए। नतीजा, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि इस कैंडिडेट के पास या इस एस्पायरेंट के पास एक नॉलेज है, और वो ये नहीं हो रहा कि इसके जेहन में कोई बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज हो रही है, नहीं, ये बड़े तरीके से लिख रहा है, बड़ा कंपोज्ड आंसर लिख रहा है। मैं अपनी अगर आपसे टेक्निक शेयर करूं, मेरे सब्जेक्ट में 81 मार्क्स थे। उसमें होता क्या था कि कोई भी क्वेश्चन आता था हम फौरन 22 सफ़ों की एक आपको वो शीट मिलती है, 22 साइड्स होती हैं, उसकी 11 लीव होते हैं। हाँ, लेकिन तो सबसे एंड 24 होते हैं, सॉरी 24 होते हैं, सबसे एंड पे जाके आप कोई भी क्वेश्चन करने लगे उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें कि मैंने ये चीजें इसमें लिखनी है, मैं यहीं पे इन्हें क्लासिफाई कर। दूसरा, आंसर रेलिवेंट होना चाहिए। अगर उसने आपसे पूछा है क्लाइमेट चेंज और आप बताने लग गए हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग एक ट्रिगरिंग फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का, लेकिन वाइस वर्सा नहीं है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर इसे मिसजज कर जाते हैं। या दूसरी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास क्वेश्चन आ जाए पेपर में ऑल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, हम गड़बड़ कर जाते हैं। अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल दोनों डिफरेंट चीजें हैं, हम इन्हें आपस में मिक्स कर जाते हैं। तो हम अपने से सही कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि ये चीज ठीक नहीं है। लिहाजा जो पूछा जाए उसका आंसर होना चाहिए। आंसर का एक फ्लो होना चाहिए। ऐसे के पेपर में आप इतनी एफर्ट्स करते हैं, अपने ऐसे के चेक भी करवाते हैं, किस लिए कि रेलेवेंस हो, एक बात से दूसरी बात लिंक होती हो। अगर एक पैराग्राफ एंड पे खत्म हुआ है तो अगले पैराग्राफ के लिए हमने हुक भी छोड़नी होती है। ये कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो सारे लिंकेज जो सी आपने करनी है वो किसी तरह से होगी इस पेपर में भी।
अगर आप ये चीज नहीं कर रहे तो आप मिस कर रहे हैं। और यकीन माने ये सब्जेक्ट जितने अच्छे नंबर दे सकता है ना, ये उतनी ही आसानी से आपको 40s और 50s के दरमियान भी फेंक सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। फिर एक बात आ जाती है कि इसमें डायग्राम्स का क्या करना है। जिस टॉपिक की डायग्राम बनती है वो जरूर बनाए। डायग्राम जरूर बनाए, लेकिन डायग्राम ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को देख के पता लगे कि ये डायग्राम ही बनी हुई है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस का टॉपिक आ जाता है, आप उसके ऊपर जाकर डायग्राम बनाते हैं, तो ठीक है, आपने इस तरह करके बना दी, सन रेज दिखा दी, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यही डायग्राम अगर आप प्रॉपर डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन ये डायग्राम अगर आप ऐसे बनाए, रफ सी बना दें, मतलब इतनी रफ तो खैर आप पेपर में नहीं बनाएंगे जितनी मैं बना रहा हूँ, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, एग्जामिनर इससे चिढ़ जाता है। गंदी डायग्राम से आप उसको सिग्नल ये दे रहे हैं कि हमने सिर्फ खाना पूरी की है, डायग्राम बनी हुई है, समझ है कुछ ना आ रहा हो। तो डायग्राम प्रॉपर होनी चाहिए। बेहतर ये होता है, डायग्राम बनाने का जो असल तरीका है वो ये है कि पेपर में जब आप लिख रहे हैं तो नीचे एक स्क्वायर बनाए, इसके अंदर आपकी डायग्राम है, और यहाँ पे लिख दें जैसे डिफाइन करें मैंने किस चीज की डायग्राम में। मैं ये नहीं कह रहा आप ये बताएं ये सन रेज आ रही हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रही, नहीं, बस ये बता दो। इससे अगली चीज जो इस पेपर में मैंने देखी वो है डाटा। हम ऑफ द कफ नॉलेज लेके ना वो डाटा लगा देते हैं कि जी अगर चाइना में कोई जहाज उड़ रहा है तो उसकी स्टीम, उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें अमेरिका पहुंचने में 4 दिन लगते हैं। या डेली एक फुटबॉल के साइज का फुटबॉल के स्टेडियम के साइज के जंगलात की कटाई हो रही है। भैया डाटा कहाँ से आ रहा है? ये तो आप सुनी सुनाई बात कर रहे हो। आपने कोई भी डाटा, कोई भी रेफरेंस ऐसा देना है तो उसके पीछे कोई आर्टिकल होना चाहिए, या कोई बुक का रेफरेंस हो, या कोई रिपोर्ट हो। आप यूएनडीपी की रिपोर्ट से कोई डाटा उठा के कोट करेंगे, एग्जामिनर कहेगा ठीक है। आप किसी लोकल पब्लिशर की किताब से उठा के डाटा देंगे ना, वो भी नीचे लाइन लगा के कहते हैं कि डाटा, मतलब रेफरेंस ही नहीं है। तो अगर आपको डाटा पता है तो आप जरूर कोट करें, नहीं पता तो फिर इसको छोड़ दें। मैंने जो क्लासेस पढ़ाई हैं उनमें हमेशा साथ एक आपको रेफरेंस के तौर पे मटेरियल मिलता है कि आपको ये रेफरेंस है, इसके अंदर से आप अपना डाटा को, अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो ये हवा में बात। मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन ग्रोथ की बात आती है तो आप बताएं कि जी ये डाटा मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से लिया है, या इन्फ्लेशन की बात आती है तो आप बताएंगे कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिपोर्ट है, क्वार्टरली रिपोर्ट से लिए। ये बात करके आप बेशक फिगर में गलती कर दें, वो नहीं पकड़ी जाएगी। खाली फिगर दे देंगे वो गलत है। तो ब्लफ नहीं करना, एग्जामिनर के साथ ब्लफ नहीं करना, क्योंकि जब उसने ब्लफ किया ना तो वो हमें बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा पड़ेगा। अगली चीज आती है केस स्टडीज।
मैं हमेशा क्लासेस में फोकस करता हूँ कि अगर हमने किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस किया है तो फिर हमने उसका सोल्यूशन बताना है। क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस असल में वजूद में इसलिए आई थी क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थी एनवायरमेंट, उनको टैकल करने के लिए तो एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट आया था। तो असल में सब्जेक्ट का मकसद ही इशू रिजॉल्विंग है। और अगर आप किसी इशू को डिस्कस कर रहे हैं, उसके आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स या उसको मिटिगेशन रेमेडी मेजर्स आपने बताई हैं, तो फिर बताएं कि वो कहाँ पे दुनिया में कामयाब रही। फॉर एग्जाम्पल, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ी हुई है, या आपने ये पढ़ा हुआ है कि एनवायरनमेंट के अंदर जब गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, वो आप कहते हैं ना कैपेसिटी बिल्डिंग। अक्सर हम ये अपनी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी में भी हमने लिखा हुआ है जी, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे हम इदारों की। और भाई कैपेसिटी बिल्डिंग होती है फाइनेंसिस से। फाइनेंसिस लगाएंगे, इदारे काम करेंगे। तो इदारे तो अभी भी काम कर रहे हैं। तो एक बेंचमार्क सेट करना होता है कि इस हद तक काम करें। तो बेंचमार्क्स कहाँ से आते हैं? ये आपके पास केस स्टडीज आती है। अब एक दुनिया का इंतहाई आलूदा तरीन शहर जो कि ब्राजील का शहर था, क्यूबा था, उसे डेथ वैली कहा जाता था कि वहां पे सांस नहीं लिया जाता था, पहाड़ों के ऊपर से जंगलात खत्म होने लग गए थे। वहां की गम साओ पोलो जो उनका प्रोविंस है, वहां की गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्टमेंट की। अब अगेन वो दोबारा से टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, इंडस्ट्री भी लगी हुई है, लेकिन माहौल भी साफ है। ये केस स्टडी मैंने बुक से उठाई है, जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं। तो बुक्स के अंदर से जब आप अपनी केस स्टडी देंगे, और ये मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो आप कंक्लूजन दे रहे हैं ना, अगर किसी प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन आया, आपने उसे एड्रेस किया, तो कंक्लूजन दे रहे हैं तो अपने कंक्लूजन में वो सोशल साइंसेज वाला कंक्लूजन नहीं लिखना कि इंट्रो को घुमा के वही लिख दो, नहीं। इसमें प्रॉपर आप बताएं कि जी उन्होंने किया तो हो गया। अब पॉपुलेशन कंट्रोल आपका टॉपिक है। इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी, उनकी पॉलिसीज बेहतरीन पॉलिसीज है। उन्होंने किस तरीके से बर्थ कंट्रोल किया, उन्होंने ऐसी मतलब खवातीन जो कि अपनी सेकंड या थर्ड डिलीवरी होती थी, उसके बाद उनको इंसेंटिवाइज किया कि आप अपना ऑपरेट करवाएं, आप मजीद पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं अगर आप करती तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के जरिए आप, जो गरीब लोगों में होता है कि मोर अर्निंग हैंड्स और मोर हमारी जो हालात है वो बेहतर हो जाएंगे, तो उसने उस चीज को डिस्करेज करने के लिए कहा कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपको सस्ते कर्जे देंगे, जिससे कि अब लोगों ने सस्ते कर्जे लेके कारोबार की, अपनी जिंदगी बेहतर करते चले गए। ये भी केस स्टडी है। तो इनका जब आप रेफरेंस देंगे, साथ बुक बताएंगे कि इस बुक से मैंने ये केस स्टडी लिखी है, तो वो एग्जामिनर को पता लगता है कि ये एक वेल वर्स्ड कैंडिडेट मेरे सामने आया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का पेपर है, आधा घंटा आपका एमसीक्यूज ले जाते हैं। आपको सारे आते हैं, आप 10 मिनट में कर लेंगे। आपको नहीं आते, आप 3 घंटे में भी नहीं कर सकेंगे। तो आइडियली इसके ऊपर 15 से 20 मिनट लगाना बहुत होता है, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने नहीं है। कोई आप पे नजूल नहीं होना, नाउज बिल्ला के जी इसका ये जवाब है, नहीं। आते हैं, नहीं आते गए। तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, यहां से टाइम बचाएं। आपने यहाँ से अगर 10 मिनट सेव कर लिए, तो बाकी आपके पास बचे 2 घंटे 40 मिनट, यानी 160 मिनट। आप 40 मार्क्स ईच क्वेश्चन को दें। ये एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 40 नंबर एक सवाल पे दें। सबसे पहले 5 मिनट की उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि मैंने इसमें लिखना क्या है, मैंने स्ट्रक्चर अपना कैसे बनाना है। वो बनाने के बाद अगले 35 मिनट है, लिखें।
मार्कर भी यूज होगा, हेडलाइन, जो आपकी अंडरलाइनिंग है वो भी होगी, डायग्राम्स भी अच्छी बनेगी, फिर भी 35 मिनट पूरे नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन हमेशा टाइम ज्यादा लेता है, घबराना नहीं है। जब मैंने एग्जाम दिए थे तो मेरा पहला क्वेश्चन 45 मिनट, 50 मिनट तक भी गया था, वो पॉलिटिकल साइंस का था। लेकिन इन सब्जेक्ट का क्या है, 40 मिनट आपके ले जाए, 45 मिनट भी ले जाए तो परेशान नहीं हूँ। हमेशा इजी होके 40 मिनट बहुत टाइम होता है क्वेश्चन लिखने के लिए। और लास्ट जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन हमेशा वो करें जिसका ब्रेकअप गिवन है। 20 नंबर का एक सवाल है और 10-10 नंबर के दो सवाल है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, पार्ट बने होते हैं, ए बी ए बी ए बी। तो 20 नंबर का अगर आपको इनमें चॉइस है, मैं अगेन यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पॉजिटिव चॉइस हो, ये करूं या ये करूं, ये ना हो कि इनमें से कौन सा करूं। आपके पास ये भी है और ये भी है, बेहतर होगा ये वाला, इसको ना करें। और अगर इससे भी ज्यादा ब्रेकअप आ जाता है, जैसे वो नोट पूछ लेता है 5-5 नंबर के, तो ये तो एक्सीलेंट क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ क्यों। इसको आप बहुत अच्छा लिखेंगे, वो आपको 4 दे देगा। तीनों आपने चले चले जी, 4 कर ले। आपने चारों बहुत अच्छे किए हैं ना, हर एक बड़ा बेहतरीन किया है। कितने मार्क्स बन रहे हैं? 16। 10 में से आप बहुत भी अच्छा करेंगे आपको 7 देगा। ये कितने बन रहे हैं? 14। ये 16 है, ये 14 है। ये आप बहुत भी अच्छा कर लेंगे ना, तो आपको 14 से 15 के दरमियान नंबर देगा। तो बेहतर नहीं है इस तरह के जिनका ब्रेकअप हुआ हो उन क्वेश्चंस को पकड़ो। तो ये थी पेपर के मुतालिक टेक्निक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। और बिलीव मी, इस सब्जेक्ट में अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है और आपने इस टेक्निक को फॉलो कर लिया, तो 70+ मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे अपने 2 अटेम्प्ट्स के अंदर एक में 75 आए थे, एक में 81 थे। तो ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस थोड़ा सा इसमें आपको अटेंटिवली पेपर को अटेम्प्ट करना है, स्ट्रक्चर करके पेपर को अटेम्प्ट करना है। बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो अगर आप लोगों ने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं तो उसको देखता हूँ। ओके। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप सब ओपन मैसेज करें, मैसेज टू एवरीवन करें, ताकि दूसरों को भी पता लगे। मैं फिर क्वेश्चन बता देता हूँ। व्हाट वाज योर अप्रोच टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस? मेरी अप्रोच ये होती थी कि अगर इस तरह का सवाल आ गया है तो मैं सबसे पहला होता था कि इसको छोड़ दूं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर मजबूरी के तहत गले पड़ गया, करना पड़ गया, तो उसका तरीकाकार ये होता था कि मैं खुद से उसकी आउटलाइन बनाता था कि ये इसमें मैं डिस्कस करूंगा। और तकरीबन सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करना पड़ता था उसमें, कॉज इफेक्ट, मैयर्स, रेमेडियल मैयर्स, वो केस स्टडी, सारा कुछ बताना पड़ता है। इसलिए इसको करना जरा मुश्किल होता है, इसको अवॉइड करें। आप में से जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पता होगा, जो बॉल खेलने में मुश्किल हो ना, ऑफ स्टंप पे उसे लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया जाता है टेस्ट मैच में, छोड़ दें। लेकिन अगर खेलना पड़ ही गया ना, तो फिर उसे एबी डिविलियर की तरह खेलना। एग्जामिनर को भी समझ ना आए ये इसने क्या किया, ये तो हर तरफ ही खेल गया। उसे कंप्लीटली एक्सप्लेन करना पड़ता है।
आगे क्वेश्चन आया हुआ है कि डायग्राम को इंट्रो के बाद बनाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वेश्चन की नेचर क्या है। अगर उसने आपसे अगेन ये पूछ लिया है कि वो जो मैंने पीछे आपको इफेक्ट पढ़ाया अभी, ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछ लिया, उसमें आप बनाएंगे। ईयोट्रॉफिकेशन पूछ लिया, आप बनाएंगे, इंट्रो में बनाएंगे, बीच में नहीं बनाएंगे। अब जाहिर है रिकमेंडेशंस में तो आप नहीं बना सकते, या उसके इफेक्ट्स पे तो नहीं बना सकते, इफेक्ट्स में भी बन जाती है। लेकिन कोशिश ये करें कि डायग्राम की जहां जरूरत है वहां बनाए। अगर वो फैक्ट्स में आ रही तो फैक्ट्स में बनाइएगा, इंट्रो में नहीं बनाना। तो ये तो आप लोग खुद समझदार हैं, आपको पता है किस तरीके से इसको हैंडल करना है। उसके बाद है लेंथ ऑफ 10 marks. Also, if 10 marks question is open-ended or closed, sir questions that ask for note on 4 out of 6 topics. उनका मैं आंसर अभी पेपर में ही कर उसमें लेक्चर में ही कर चुका हूँ। फिर आपने पूछा है इंट्रो एंड कंक्लूजन। जी, इंट्रो जो सा होता है आपका, वो बड़ा कंक्रीट होना चाहिए। ले मैं एग्जांपल दूंगा, वो आपसे पूछता है एयर पोल्यूशन क्या है, तो आपने बताना है एयर पोल्यूशन ये है कि ये एडिशन ऑफ सॉक्स, नॉक्स, कॉक्स एंड पार्टिकुलेट मैटर प्लस वोलेटाइल कंपाउंड की एयर में एडिशन जो है वो पोल्यूशन का बायस बनती है। फिर आपने बताया पोल्यूटेंट्स कौन से हैं। ये जो मैंने 5 पोल्यूटेंट्स बताए हैं ना, ये ही असल में एयर पोल्यूशन का कॉज है और कोई नहीं। ये जो आप ए क्यू आई अपने एनवायरनमेंट का देखते हैं उसमें ये लिखा होता है कि ये 5 चीजों के ऊपर वो ए क्यू आई को डिफाइन करते हैं, हर एक की अलग अलग वेटेज है। तो इंट्रो में आपने ये देना, कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है इसका। इंट्रो का रेप्लिका कंक्लूजन नहीं होगा, बल्कि कंक्लूजन आपके आर्गुमेंट्स को सब्सटैंशिएट करता होगा किसी ना किसी केस स्टडी के एग्जांपल के साथ। एमसीक्यूज पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने तजर्बे से मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज के मार्क्स सिर्फ इंग्लिश के वोकैब जो प्रेसी का पेपर है ना, उसमें मैटर कर रहे होते हैं, बाकी मैं करते ही नहीं। मुझे तो यही फील आई है। मतलब आपने 20 के 20 एमसीक्यूज ठीक किए, मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, 20 के 20 एमसीक्यूज ठीक है, रिजल्ट आता है तो नंबर आए हुए 28, अंदर वो पेपर भी करके आया होगा। वो सर पकड़ के बैठेगा, मेरे 28 हो ही नहीं सकते। मेरे तो 4 क्वेश्चन थे, हर एक से 4 क्वेश्चन में उसने 20 में से 2 2 नंबर दिए। 20 एमसीक्यूज मेरे ठीक थे। तो ये आपके, पहले मैं इसे अफवाह समझता था, अब कुछ कुछ मेरा इस पे यकीन भी हो गया कि अगर आपके अंदर रिटर्न के मार्क्स अच्छे आए हुए हैं ना, तो वही आपके एमसीक्यूज के मार्क्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। मेरे साथ खुद हुआ था, जब मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट दी थी 19 में, तो इंटरनेशनल लॉ का पेपर, मेरे सारे एमसीक्यूज ठीक, मतलब एमसीक्यूज आए तो वो सारे पास्ट पेपर से आए हुए थे। एनवायरमेंटल साइंस की बदबख्ती मैं कहूंगा यही है कि शायद ये सब्जेक्ट ही 16 में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद से एमसीक्यू शीट वो साथ लेने लग गए, तो एमसीक्यू इस तरह बाहर नहीं आते। लेकिन क्या होता था कि वो पांच पेपर के एमसीक्यू से आया तो मैंने 20 के 20 ठीक कर दिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए थे, अगर आप 2019 का इंटरनेशनल लॉ का पेपर देखें तो बड़ा इजी पेपर था, इतना मुश्किल पेपर नहीं था वो। लेकिन उसमें मार्क्स मेरे जब आए तो वो आए हुए थे 40। मेरे लिए ये चीज काफी हैरान कुन थी। तो इसी वजह से मेरा तो इस पे ये बिलीव है। लेकिन क्योंकि आप लोग अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि पास पेपर के एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा। एक क्वेश्चन है कि सीएसएस स्पेशल के लिए बताएं। तो एस्पायरेंट्स ये सेशन आज की डेट में रखा ही सीएसएस स्पेशल वालों के लिए। इसमें हर चीज सीएसएस स्पेशल वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताई है।
वरना जो 24 वाले हैं उनको तो अभी उस फेज में हम ले गए ही नहीं गए। आगे आरिफ का एक क्वेश्चन है, सर गोल से क्यों, ये मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, ये क्या लिखा हुआ है। पास्ट पेपर से एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। देखिए, पास्ट पेपर से एमसीक्यूज तब रिपीट हों कि जब ये सब्जेक्ट बहुत पुराना हो। ये 16 में इंट्रोड्यूस हुआ है, 7 साल हुए हैं। तो अब आगे शायद कोई रेपिटेशन स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज ये न्यू ही चलते हैं। सर प्रोटोकॉल्स एंड लॉज आर टू डिफिकल्ट टू मेमोराइज, यस आई एग्री, बट in every protocol और कन्वेंशन देयर आर सम कॉमन ग्राउंड्स। अगर आपको वो पता हो तो आप कुछ ना कुछ उनमें एंटर कर सकते हैं। जैसे दो 99 वर्ल्ड समिट जो सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हुई है उसके बाद से हर एक में पॉवर्टी को खत्म करने पे फोकस दिया गया है, क्लीन वाटर पे फोकस दिया गया है, हेल्थ पे फोकस दिया गया है। तो इसी तरह की कॉमन ग्राउंड्स को आप आइडेंटिफाई करें और उन्हें बताते जाएं। ओके, मैसेज टू एवरीवन, ऑप्शन नॉट अवेलेबल सर। चलें ठीक है, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। मैंने आपसे कहा टाइम मैनेजमेंट, गणेश कुमार, मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि किस तरीके से आपने करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर, पॉलिसीज वाले जो क्वेश्चंस हैं, लाइक नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी पाकिस्तान, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, मेथड बता दें। देखें, जो ये पॉलिसीज वाले क्वेश्चन है ना, पॉलिसीज के हमेशा से एक स्कीम होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन योर गोल्स, और उन गोल्स को अचीव किस तरीके से करना। उसमें ये तीन चीजें होती हैं। अब आपने नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी ही रखा है, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 65% पॉपुलेशन को एक्सेस ऑफ वाटर है, बाकी को नहीं है। तो उनको हमने इंश्योर करनी है। फिर हमने एक्सेस को डिफाइन किया है इसमें कि 30 मिनट के अंदर एक शख्स पानी ले जाके 15 से 20 लीटर पर कैपिटा वाटर जो उनसा है वो अवेलेबल हो, और आने में इतना टाइम लगे, वो भी डिफाइन किया है। एम्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जी हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, तरीका कहा क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। प्रिंसिपल्स क्या होंगे कि हमने ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी, जो ड्रिंकिंग वाटर पर जो वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस है उसको प्रायोरिटाइज करना है। एग्रीकल्चर हमारी प्रायोरिटी नहीं है उसमें, हमने कहा हमने ड्रिंकिंग वाटर को प्रायोरिटाइज करना है पीने के लिए, और डिस्पैरिटीज को खत्म करना है। अब एक इलाके में पहले ही पानी के सिस्टम मौजूद है, आप वहां पे मजीद पैसा लगाते जाएंगे, ये तो गलत बात है ना, आपने डिस्पैरिटीज को खत्म नहीं की। तो उसमें जो मेन हेडिंग्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये गोल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, और ये हमारा मेथड है कि हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। सेम गोज विद हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स, उसमें भी यही है। आपने कमेटी बनानी है जो कि एमएस के ऊपर और फार्मासिस्ट और सारे एचओडीज पे होगी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में आपके 4 से 5 तरीकाकार हैं। सेग्रीगेशन एट द पॉइंट ऑफ कलेक्शन, एंड ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल। तो वो सारी चीजें उसके अंदर डिफाइन है। आपने उसमें से पिक करनी है कि इन इन चीजों को हम लिख सकते हैं। इंट्रो लिखना जरूरी होता है, लेकिन उसमें आपने हेडिंग इंट्रोडक्शन की नहीं देनी होती। ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग चलती है जहाँ पे आपको कोई फिलोसोफर है ना, आपने उसको, या पंजाबी का या आपकी किसी दूसरी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका शायर है, तो उसका आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि फलानी जगह पैदा हुआ, फलाना जगह पे हुआ, इसका ये था, इसने ये किया। यहाँ पे आप डायरेक्ट टॉपिक को हिट करते हैं। उसने आपसे पूछा ग्लोबल वार्मिंग, आपकी पहली हेडिंग ही ग्लोबल वार्मिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल, डेफिनेशन दी जा सकती है इंट्रो के अंदर, लेकिन
इस डेफिनेशन का कोई रेफरेंस होना चाहिए या नहीं। ऐसे फूड सिक्योरिटी के ऊपर आपसे वो पूछ लेता है फूड सिक्योरिटी क्या है, तो आप बताएंगे कि ये अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज। अगर ये चारों चीजें, ओ सॉरी, स्टेबिलिटी, अगर ये चारों चीजें हैं तो फूड सिक्योरिटी, अदरवाइज नहीं है। यूएनएफएओ की डेफिनेशन है फूड सिक्योरिटी की, है तो इस तरह की आप डेफिनेशन दें। ब्रेकअप क्वेश्चन टेक कंपैरेटिवली मोर टाइम देन लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। यार ये आपने मैनेज करना होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर वो आपका टाइम ज्यादा लेते हैं ना तो उनका स्कोर भी ज्यादा आता है। मैंने आपको वो ब्रेकअप करके दिखा दिया था। इंट्रो एंड कंक्लूजन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, नो नॉट एट ऑल। गोल सीक्वेंस में है, गोल सीक्वेंस में होने में घंटा। आप गोल्स कौन से की बात कर रहे हो? अगर तो आप वो एमडीजीज एसडीजीज की बात कर रहे हो, वो तो चल पड़ेंगे, उनका कोई मसला नहीं है। वो जरूरी नहीं है, वो तरतीब में ना भी चले तो चल जाता है, लेकिन होने पूरे चाहिए। मैं आपको बात बताऊं, इसके लिए जब मैंने क्लासेस में स्टूडेंट्स को ये करवाया था, तो मैंने उन्हें याद करने के इसके तरीके भी बताए हैं। आप इसे यूट्यूब से देखें, वहां पे ये गोल्स को उस ऑर्डर में याद करने के तरीके भी बताते हैं। उसको वहां से आप कंसल्ट करें। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस को ही एड्रेस कर लिया है। तो इट्स ग्रेट टू हैव इंटरेक्शन विद यंग एस्पायरेंट्स। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और बड़े अच्छे नंबरों से आप सब कामयाब हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव जूनियर्स लाइक यू इन द सर्विस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो सर, देखो जाते जाते यार ऐसे ना किया करो। जब जाने का मूड ऑफिस से भी बनता है ना, तब कोई काम है बड़ा बुरा लगता है। जैसे अब एक क्वेश्चन आ गया है कि डिड यू रेफर बुक और इंटरनेट? आई ऑलवेज रेफर टू बुक्स। Internet is not an authentic source unless you provide the URL for a proper website address. तो बुक्स को कोट करें। यार पास्ट पॉसिबल देन प्लीज शेयर सम पास्ट पेपर सॉल्यूशन। मैं ये कभी भी नहीं करता। मेरे पास अपने क्वेश्चन सॉल्व हुए पड़े हैं। 16 का, 17 का, 18 का और 19 का पेपर मैंने खुद सॉल्व किया हुआ है, चेक भी करवाया हुआ है टीचर से। मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैं कभी शेयर इसलिए नहीं करता। उसकी रीजन ये होती है, अगर मैंने आपको शेयर किया तो आपके जहन में वो एक टेम्पलेट बन जाएगा और आप उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। आपकी अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चेक करवा दिया जाए, तो वो ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन हो जाती है। वो आपका ही नॉलेज होता है जिसको हम स्ट्रक्चर में ले आते हैं। इसके बरक्स अगर मैं एक स्ट्रक्चर दूंगा ना, तो आप उसमें अपना नॉलेज फिट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके पास कुछ ज्यादा अच्छी चीज हो जो निकल जाए। सर बुक्स की बात आ गई है तो रिकमेंड कर दें 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए। 24 वालों, यारी पकड़ लो। इसके लिए जो बुक है वो एनवायरमेंटल साइंस बाय विलियम पी कनिंघम की बुक है। आपकी ये रिकमेंड एफपीएससी के सिलेबस में रिकमेंडेड बुक्स में शामिल है। आप लोग वहां से देख सकते हैं। एस एन यू में आस्क द